ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कानपुर आगमन में और उसके पीछे छिपे संदेश को लेकर। सलील जी, मैं एक बात आपसे और ये जानना चाहता हूँ। आपने कहा कि मुझे विश्वास है कि 10-15% वोट भी आएगा तो आपके लिए फायदे भी होगा निश्चित रूप से, लेकिन आपको ये लगता नहीं कि बीच बीच में कुछ ऐसे प्रकरण हो जाते हैं, जैसे इस समय हमारे कमिश्नर जो रहे हैं इफ्तिखारुद्दीन, उनका जो वीडियो वायरल हो गया, अब कह रहे हैं जो ओवैसी कि 6 साल बाद, और आपने जानबूझ करके टारगेट किया। इसी प्रकार मतांतरण को लेकर के, इसी प्रकार से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के, इसी तरीके से कभी तालिबान को लेकर के, ये सब बातें जब होती हैं तो आपको लगता नहीं कि जो दूरी कम हो रही होती है वो फिर से एक बार खिंच जाती है? तो ऐसी परिस्थितियों में क्या बीजेपी के लिए जरूरी नहीं है कि वो अपने इस टारगेट पर पुनर्विचार करें? देखिए, ऐसा है जी, हम सिर्फ वोटों के लिए तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। हम किसी भी गैर संवैधानिक काम को प्रश्रय नहीं देंगे। हम किसी को खुश करने के लिए उसके गलत कामों पे पर्दा नहीं डालेंगे। जो कुछ भी न्याय संगत होगा वो हम करने के लिए कटिबद्ध हैं, हमारी सरकार कटिबद्ध है। लेकिन आरोप तो यही है कि आप ऐसे अब ही आरोप तो लगाने को लोगों को ऐसे ही अभी आपने शुरुआत में कहा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, और आरोप तो आप ही पर लगता है कि आप ही ने जो है दिवाली और ईद और कब्रिस्तान और ये सब करके पिछले चुनाव में ये किया और ध्रुवीकरण किया, और वही स्थितियां जो है अब फिर पैदा की जा रही हैं। तो बात तो आपके ही ऊपर ये आरोप लग रहा है। नहीं, आरोप तो देखिए जो लगा रहे हैं और उसका पब्लिक क्या रिस्पांस देती है। जनता सब देखती है, जनता सब परखती है, जनता सब जानती है, और जनता निर्णय लेती है। लोकतंत्र में तो जनता ही निर्णय है। जनता जो निर्णय लेगी वो हमें स्वीकार है। बंगाल के अंदर हमें पराजय मिली, हमें स्वीकार है। तो ये तो जनता का अपना है। तो क्या हमको तो लगता है कि बंगाल में जो आपको पराजय मिली है उससे आप इतना भयभीत हो गए हैं, इतने जो है शंका में आ गए हैं कि अब आप ओवर तैयारी कर रहे हैं, भूतपूर्व तैयारी कर रहे हैं। क्या ये माना जाए? देखिए, ऐसा नहीं है कि हम कोई भयभीत हो गए हैं। हमने उसके बाद जितने भी उपचुनाव हुए, अभी पंचायतों के चुनाव हुए, उसमें सब में रिकॉर्ड तोड़ जीत प्राप्त की। वो तो आपने अध्यक्ष पद पे किसी तरीके से कर लिया होगा। ऐसा नहीं किया हमने कोई। अगर इस तरह से किया, अगर हमने उस तरह से किया तो ठीक नहीं था ना। अगर हमने समाजवादी पार्टी की तरह किया होता तो प्रदेश में कहीं भी उनका अध्यक्ष नहीं चुना जा सकता था। 12 जगह उनके अध्यक्ष ऐसे थोड़ी चुन गए। तो ऐसा नहीं है, हमारी पार्टी ने कभी इस तरह के कार्यों को करने की चेष्टा ही नहीं की। हम तो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। हमारे यहाँ कोई परिवार तंत्र नहीं है। हमारे यहाँ एक परिवार की सरकार नहीं चलती है, एक परिवार से पार्टी नहीं चलती है। हमारे यहाँ तो छोटा सा छोटा कार्यकर्ता भी हमारा राष्ट्रीय नेता हो सकता है। हम पूरी तरह से, अगर हिंदुस्तान में आज की तारीख में कोई लोकतांत्रिक पार्टी है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार के चुनाव में तालिबान भी एक मुद्दा बनेगा? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि तालिबान को ये दिखाया जाएगा कि आप लोग राष्ट्रभक्त बनिए, नहीं तो तालिबान हो गया। और एक पार्टी विशेष जो मुस्लिम में अपनी पैठ रखती है, उसके नेता बराबर तालिबान का स्वागत भी करते, समर्थन करते। क्या आपको लगता है ये मुद्दा भी बनने जा रहा है इस बार चुनाव में? देखिए, हम तालिबान को मुद्दा नहीं बनाने जा रहे हैं जी। तालिबान अपने आप कोई मुद्दा बन जाए तो हम रोक थोड़ी लेंगे। अब वो समाजवादी पार्टी के सांसद उनकी तारीफ कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, तो मुद्दा तो वो बना रहे हैं। अब उनके मुद्दा बनाने से अगर हमें कोई फायदा होगा तो मुझे रोक थोड़ी लेंगे। तो क्या आप जवाब तो देंगे ही ना जाकर? नहीं, तो हम काहे का जवाब देंगे? हम तो ये बता रहे हैं कि ये देखिए किस तरह से समाजवादी इस पार्टी के सांसद बर्क साहब किस तरह से तालिबान की तारीफ कर रहे हैं, और तालिबान किस तरह से वहाँ मानवाधिकारों का हनन कर रहा है। हाँ, तो ये तो आप बताएंगे ना ये लोगों को? ये तो हम बता ही रहे, हमारी पार्टी प्रवक्ता बताते हैं जी। तो और ये चुनाव में भी चलेगा? अब चुनाव तो देखिए, चुनाव में तो जो सब बातें होती हैं वो सब चलती हैं। दूसरी, लेकिन हम एक स्तर के नीचे जाके चुनाव में कोई इस तरह की बातें, वातावरण खराब करने की बात नहीं करेंगे। ठीक बात है। अच्छा, मैं एक बात सलील जी आपसे और ये जानना चाहता हूँ कि आपके यहाँ इस समय बैठकों का बड़ा जोर चल रहा है। अब कोई ना कोई बैठक, आज ही सुनील बंसल जी आए और गेस्ट हाउस में उन्होंने बैठक की।
ये कौन सी रणनीति, क्या कौन सा रोड मैप तैयार कर गए आज सुनील बंसल? देखिए, भाजपा के संगठन की ये मूल भावना है, हम हमेशा बैठते हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श करके अपनी अगली रणनीति तय करते हैं। हमारे यहाँ कोई तानाशाही नहीं है कि एक परिवार ने, यादव परिवार ने कर दिया, गांधी परिवार ने कर दिया, या बहन जी के परिवार ने जो कह दिया वही फाइनल है। हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने जिला अध्यक्षों के साथ, जिला प्रभारियों के साथ, सबके साथ बैठ के अपनी रणनीति तैयार करते हैं, सबकी राय मशवरा करते हैं, उसके बाद हम अपनी आगे की योजना बनाते हैं। चलिए, कहते हैं ये जमाना चला गया बीजेपी में। नहीं, अभी भी है जमाना। अगर ये जमाना ना हो तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हम बैठ के बहुत करते हैं? हमने बता नहीं, दिया फिर बैठक काय के लिए करते हैं? आपको ये करना है, ऐसा नहीं, आप ऐसा करेंगे, आप पन्ना में प्रमुख हो जाएंगे, आपको ऐसे करना है, आपको लाभार्थियों से मिलना है, आपको ये कर, भले आप दिशा निर्देश बाकायदे दे रहे हैं। अरे कोई हम पेड वर्कर तो है नहीं जी, हम तो शिक्षा से, अगर हमें अपनी पार्टी का काम अच्छा लगेगा तो हम काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का ही एक ऐसा कार्यकर्ता है जो अपना समय खर्च करता है, अपना पैसा खर्च करता है, अपने शरीर को गलाता है और राष्ट्र हित में काम करता है। चूंकि हमारी भावना राष्ट्र हित में काम करने की है, इसलिए हमारी पार्टी राष्ट्र हित में काम करती है, इसलिए हम अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। आज की बैठक में क्या हुआ? आज की बैठक में हमारी संगठनात्मक बातें हुई जी, जो संगठनात्मक बातें हम लोग हमेशा करते रहते हैं। और उसमें हमने 2 तारीख को स्वच्छता अभियान चलाने की बात की कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्मदिन पर हम लोग स्वच्छता का अभियान चलाएंगे, वैक्सीनेशन की गति और बढ़ाई जाए। हमने इन सब बातों के लिए बात की। और उसमें क्या ये प्रभारी भी आए हुए थे? हाँ, हमारे प्रभारी भी दोनों आए थे, माननीय सुधीर गुप्ता जी और अन्नपूर्णा जी जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं, दोनों आए थे। आज उनसे पहली मीटिंग थी, उनसे परिचयात्मक बैठक हुई। और दूसरा ये कि एक आपने काम शुरू कर रहे हैं, 100 दिन 100 काम, ये क्या होता है? ये हमारे संगठन की दृष्टि से है 100 दिन 100 काम, कि हम नित्य दिन जाएंगे, अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, अपने गांव में जाएंगे, चौपाल लगाएंगे, हम सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे। ये सारे काम है। हमने जितना काम 4.5 साल में किया, मोदी जी की सरकार ने 7 साल में जो काम किए और लोग जिससे लाभान्वित हुए, हम इस बात को जनता की चौपाल में जाएंगे, चाय की दुकान पे बैठेंगे, पान की दुकान पे बताएंगे उनको योगी और मोदी ने कितना काम किया। नहीं तो जब तो ये सब जग जाहिर है, तो अभी भी क्या आवश्यकता आपको लग रही है कि? देखिए, ऐसा नहीं है, किसी बात को आप स्कूल में पढ़ाते हैं, एक बार टीचर जी पढ़ा देते हैं तो फिर ऐसा थोड़ी कि वो बात एक ही बार पढ़ के उसको बाद के आपको घर में जाके रिवीजन करना पड़ता है, फिर एग्जाम के टाइम में फिर पुरानी पूरी किताब पढ़नी पड़ती है। जब बार बार किसी चीज को आप बताएंगे तब लोगों को याद रहती है, नहीं तो लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर होती है, लोग अपने जीवनचर्या में उलझ जाते हैं। तो इसलिए हम अपने कामों को बता रहे हैं। हमने कोई अच्छा काम अगर किया है तो हम उसको जनता के बीच में बताने में हमें कैसा संकोच। ठीक बात। अच्छा, ये बताइए कि जो हारी हुई सीटों पर जो प्रभारी बनाए गए हैं, जैसे मैंने कहा ब्रजलाल जी अनुसूचित जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं, वो 3 सीटों पर अपने सीसा, मऊ और आर नगर और छावनी तीनों प्रभारी, और आप भी बने हुए कन्नौज और जसवंत नगर के। मेरा ये कि आप लोग करते क्या जाकर, क्या करें? क्योंकि हमारे अभी तक मैंने देखा तो ब्रजलाल जी आए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, लोगों से मिले, वो चले गए। आप क्या करते हैं? नहीं, हम आपको दिखाने के लिए तो यही करेंगे। अच्छा, आप हमको दिखाने के लिए कि आपसे मिलेंगे, अगर प्रेस से नहीं मिलेंगे तो आप नाराज हो जाएंगे। अच्छा, कि हमें इसलिए प्रेस से मिलना पड़ेगा, हम प्रेस से मिलते हैं। अभी हम गए थे कन्नौज में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए, हमने बताया वहां पत्रकार मित्रों को कि हमने 4.5 साल में क्या काम किया। भाई, आज हमारा अगर वहाँ विधायक नहीं है तो हमें बताना पड़ेगा कि हमारी सरकार क्या काम कर रही है। अगर हमारा विधायक है तो हमारा विधायक बताएगा, अगर विधायक जहाँ नहीं है तो वहाँ सांसद राज्यसभा के जा रहे हैं, MLC जा रहे हैं, और हम लोग जाके और अपनी पार्टी को फीडबैक देते हैं कि इस सीट पे ये राजनीतिक समीकरण है, ये सामाजिक समीकरण है, यहाँ इस तरह की ऐसी परिस्थितियाँ हैं। हम अपनी पार्टी को राय देते हैं, फिर निर्णय लेना पार्टी हाईकमान का काम है। जी। तो आप जो उन दोनों क्षेत्रों में जब जाते हैं तो आप उसी की रणनीति बनाते हैं, या कोई वहाँ के लोगों को कोई नया लक्ष्य भी दे देते हैं, कोई वहाँ पर लोगों को एक नया दिशा निर्देश भी देते हैं, या अपने नए वोटरों को तलाशने की भी बात करते हैं?
नहीं, हम जब जाते हैं तो अपने मंडल अध्यक्षों के माध्यम से, मंडल प्रभारी के माध्यम से, उस विधानसभा के और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम जनता से संपर्क साधने का काम करते हैं। हमारे जो नए नौजवान 18 साल के हुए हैं उनको मतदाता बनाने की बात करते हैं। पार्टी के जो कार्यक्रम है, स्वच्छता का काम है, वैक्सीनेशन का काम है, हमारी पार्टी ने हेल्थ वर्कर बनाए हैं। हम ऐसा थोड़ी कि आज कोरोना का प्रभाव कम हो गया तो हम निश्चिंत होकर बैठ गए। हम अभी अलर्ट हैं कि अगर कहीं दोबारा तीसरी लहर आई तो हम उसको कैसे सामना करेंगे। हम इसके लिए पार्टी में हेल्थ वर्कर बना रहे हैं। हर बूथ पे हम 2 हेल्थ वर्कर बना रहे हैं, एक महिला एक पुरुष। हम ये सारे रचनात्मक कामों में लगे हुए हैं, इन कामों को हम करते हैं। क्योंकि वहां पर विधायक नहीं है, इसलिए उस विधायक की पूर्ति करने के लिए कानपुर की 3 सीटों पे ब्रजलाल जी हैं, मैं जसवंत नगर और कन्नौज में हूं। इसी तरह से हमारी जितनी भी 81 सीटें हैं, सब पर कोई ना कोई इस तरह से सांसद और विधायक लगाए गए हैं। लेकिन आप लोग जानते होंगे या आपके कार्यकर्ता बताते होंगे कि महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के मुद्दे उठते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के मुद्दे उठते हैं। अब आज ही देखिए कानपुर में एक बड़ा तहलका सा मचा हुआ है कि एक गोरखपुर में एक यहाँ के प्रॉपर्टी डीलर को पुलिस ने ही पीट करके मार डाला। ऐसी अभी वहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर की बात है कि एक लड़की को जो है फेंक दिया गया अपार्टमेंट से। इसके पहले लखनऊ में एक पुलिस वालों ने एक इंजीनियर को मार दिया था। तो इस तरीके की घटनाएं क्या आपको फीडबैक में नहीं मिलता है, और जब मिलता है तो आप उसका क्या जवाब देते हैं? हम लोग उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं जी। आप देखिए गोरखपुर में कांड हुआ, बड़ा दुखद कांड हुआ, कानपुर का एक नौजवान मारा गया। हमने तुरंत बिना देरी किए सारे पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। दूसरी सरकारों में तो ये काम ही नहीं होता था। कमेटी बना देते थे, जांच बैठाल देते थे और पुलिस वाले निर्द्वंद घूमते रहते थे। हमने तुरंत उनको निलंबित किया। इसी तरह से हमने कानपुर में वो लड़की जो अपार्टमेंट से गिरी, तुरंत हमने अपराधी को, जिसकी गलती थी उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया। हमारे यहाँ तुरंत एक्शन होता है। हम इस बात का इंतजार नहीं करते कि हमारी पार्टी का समर्थक है, ये हमारी बिरादरी का है तो इसको छोड़ दो, ये हमारी बिरादरी का नहीं है तो इसको झूठे आरोपों में बंद कर दो। ये हमारी पार्टी के काम करने की, हमारी सरकार के काम करने की नीति नहीं है। हम सबको न्याय और सबके साथ उचित व्यवहार करने में विश्वास रखते हैं। और योगी जी की सरकार में आज आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने बड़े बड़े माफिया सब जेल के शिक्षों के पीछे हैं। डर के मारे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं। कितने माफिया काल कबलित हो गए हैं। आप सब देख रहे हैं बिकरू कांड, आप सब कानपुर के लोगों ने देखा, पूरा कानपुर उसके कारण चर्चित हुआ। लेकिन कानपुर के हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उसमें अपने दोषी पुलिस वालों को अभी तक जेल में बंद है। नहीं, मेरा सवाल ये कि योगी जी की सख्ती के बावजूद इस तरीके की घटनाएं बड़ी हृदय विदारक हो रही है। ये तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि जो नीचे जमीनी नेटवर्क है वहां कोई ना कोई कमी है? नहीं, हम आपकी बात को काट नहीं रहे हैं जी, लेकिन सवाल ये, अपवाद हर जगह होते हैं। राम के जमाने में भी थे, रावण पैदा हो गया, कृष्ण के जमाने में भी कंस पैदा हो गया। तो ये दुष्प्रवृत्ति के लोग तो हर युग में पैदा होते आए हैं और इनका दमन करना ही राजा का और सरकार का कर्तव्य है, वो हम कर रहे हैं। ठीक बात है। अच्छा, जैसे कि ये कहा जा रहा है कि आपके पास लाभार्थी इतने हो गए हैं मुफ्त राशन के नाम पर, या यूँ कहें कि सिलेंडर के नाम पर, और उनके आंकड़े भी आपके पास हैं, शौचालय के नाम पर, बिजली के जो है रोशनी देने के नाम पर, मैंने विभिन्न योजनाओं में आपने अपने ऐसे लाभार्थी, जैसे कि मुझे मालूम हुआ कि एक विधानसभा क्षेत्र में तो 75,000 लाभार्थी है और इस तरीके। तो क्या अब आपका फोकस, और जैसा कि कल भी देखिए डीएवी कॉलेज में जो हो रहे वहाँ पर भी लाभार्थी, तो ये क्या आपने अपना वोट बैंक लाभार्थियों को बना रखा है? और आपको मालूम है कि इन लोगों को ना महंगाई की कोई चिंता है, ना बेरोजगारी की चिंता है, इसीलिए आप लोग बहुत निश्चिंत नजर आ रहे हैं? ऐसा नहीं है। हाँ वर्मा जी, आप तो डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर रहे हैं। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और अंत्योदय के आधार पर चलती है। ये हमारी विचारधारा है, हमारा दर्शन है पार्टी का। और दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद और अंत्योदय में कहा गया है कि प्रगति की लाइन में खड़े हुए सबसे पीछे जो व्यक्ति खड़ा है, शोषित है, पीड़ित है, वंचित है,
उसको हम सरकार की सहायता के माध्यम से, सरकार की योजनाओं के माध्यम से इतना सशक्त बना दें कि वो प्रगति की लाइन में आगे खड़े वाले व्यक्ति के बराबर खड़े होने का साहस कर सके। तो हम तो जो पीछे लोग हैं, जिनके पास खाने को राशन नहीं है, उनको सस्ता राशन दे रहे हैं। जो माताएं बहनें गीली लकड़ी और गीला कोयला जलाते जलाते जिनकी आंखें खराब हो जाती हैं, जिनके यहाँ बिजली के कनेक्शन नहीं है, हम उन सब लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। हाँ, तो ये सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं, सरकारी योजनाओं का लाभ तो देखिए पिछली सरकारें भी देती थी। लैपटॉप बांटे गए, लैपटॉप, और ये देखिए जो लैपटॉप बांटे गए युवाओं में बांटा गया, लेकिन ये तो आप जनमानस के बीच मलिन बस्ती। अरे भाई आप देखिए ना कि केवल ये पिछले आपका ये ऐसा मजबूत वोट बैंक हो गया है जिसका कोई मुकाबला नहीं है, और उसके पर ना कोई महंगाई का असर है, ना बेरोजगारी का असर है। इसलिए आप थोड़ा निश्चिंत है इन मुद्दों से, विपक्ष को बोलने दीजिए। देखिए ऐसा है, आपको स्मरण होगा कि कांग्रेस के युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था, लोकसभा के अंदर कहा था कि दिल्ली की सरकार 100 रुपये ज़रूरतमंद के लिए भेजती है और उस ज़रूरतमंद व्यक्ति को 15 पैसे मिलते हैं, 85 पैसे बीच में भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी की भेंट चढ़ जाते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने इतनी पारदर्शी व्यवस्था की, मोदी जी ने, कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के माध्यम से अगर किसी ज़रूरतमंद को दिल्ली की सरकार 100 रुपये भेजती है तो उसके खाते में सीधे 100 रुपये पहुँचते हैं। बीच में दलाल, लेखपाल, मुंशी, ये सारे ख़त्म कर दिए। हमारी कार्य प्रणाली इतनी पारदर्शी है कि हम गरीब के ज़रूरत को पूरा करने में पूरी तरह से मदद। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये आपका एक ऐसा मजबूत वोट बैंक हो गया है, इतना आधार हो गया है, जो बीजेपी की जीत में सबसे बड़ा संबल बनेगा। तो ये तो हमारी क्वालिफिकेशन आप मानिए ना। हाँ, कि हमने इतने ढंग से सरकारी पैसे का सदुपयोग किया कि आज हिंदुस्तान का आम आदमी अपने आप को सुखी महसूस कर रहा है, संतुष्ट महसूस कर रहा है। अगर वो सुखी है, संतुष्ट है और वो सरकार के कामों से खुश है और फिर हमें अगर दोबारा चुनना चाहता है तो उसका स्वागत है। और अगर मध्यम वर्ग रो रहा है महंगाई को लेकर, बेरोजगार, तो उसकी कोई चिंता भी नहीं। मध्यम वर्ग के लिए भी हमने जो है तमाम योजनाएं दे रखी हैं, ऐसा नहीं है। हमने जो सेल टैक्स और इनकम टैक्स में जिस तरह से भ्रष्टाचार होता था, सेल टैक्स के रिटर्न देने के लिए हर महीने आपको सेल टैक्स के ऑफिस जाना पड़ता था और हर रिटर्न के साथ भेंट चढ़ानी पड़ती थी, आपको उसका जजमेंट पाने के लिए भेंट चढ़ानी पड़ती थी। हमने सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया। मध्यम वर्ग के लोग सालों हो गए अब इनकम टैक्स, सेल टैक्स के दफ्तर नहीं जाते। कितना उनका हमने इंस्पेक्टर राज खत्म कर दिया। अब देखिए महंगाई तो इसलिए देखिए थोड़ी बहुत तो ये जो प्रगति करता है समाज, जब जीडीपी बढ़ती है तो महंगाई भी बढ़ती है। और जब 7वां वेतन आयोग हो गया लागू, आप तो प्रोफेसर रहे हैं, आप लोगों के वेतन में कितनी वृद्धि हो गई है। जब वेतन में वृद्धि होगी तो आप खरीदारी भी करेंगे, जब खरीदार बाजार में ज्यादा होगा तो महंगाई बढ़ेगी। आप प्रोफेसर की बात कर रहे हैं जो प्राइवेट सेक्टर में बेचारा काम करता है, इसको 6,000 रुपया 8,000 रुपया महीना मिलता है, जो सरकारी कर्मचारी है उसको मिलता है। आपने प्रोफेसर का तो बता दिया, सरकारी कर्मचारी कोई, मैं बता रहा हूं कि जो प्राइवेट सेक्टर में भी काम करता, उसकी भी आपने कभी स्थिति का अध्ययन किया? नहीं, हमने बिल्कुल उसकी स्थिति का किया। उसी गरीब वर्ग के लोगों के लिए हम 2 रुपए किलो का गेहूं और 3 रुपए किलो में चावल दे रहे हैं। हमने आयुष्मान योजना का कार्ड उन्हीं लोगों को, उसी आय वर्ग के लोगों तक का दिया है। हमने उनको 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा दी है। ऐसे वर्ग के साथ भी हमारी पूरी सहानुभूति है और हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। मध्यम वर्ग में जो उच्च है वो, हम बात कर रहे हैं मध्यम वर्ग में जो निम्न है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जो मध्यम वर्ग में निम्न है उसी के लिए तो ये योजनाएं हैं, सस्ते अनाज की, आयुष्मान योजना की, वो तो बहुत ही, प्रधानमंत्री आवास योजना की, वो तो ये जो है गरीबी रेखा से जो नीचे है उसके नहीं, मध्यम वर्ग के लोगों को भी है। सरकारी आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में जो न्यूनतम राशि वाले लोग हैं, जो 5,000 6,000 रुपए वाले हैं, उनको 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी गवर्नमेंट मकान के लिए देती है। ये सब तरह की सुविधाएं हैं। आयुष्मान कार्ड में देते हैं हम लोग 40,000 से जिनकी कम आय है। हम इस तरह से लोगों को, मध्यम वर्ग के लोग भी हमारे टारगेट में है। ऐसा नहीं है कि हम उनके सुविधा का ध्यान नहीं देते हैं। चलिए मैं एक सवाल फिर आपसे पूछना चाहता हूँ। हम जरा फिर से लौट करके आते हैं, थोड़ा सा अपना ज्ञान भी बढ़ाना चाहते हैं हम, खास तौर से आर नगर। ज्ञान तो आपका बढ़ा ही हुआ है। आर नगर, सीसामऊ और छावनी सीट को लेकर के आपको क्या लगता है कि जो नया समीकरण बना, परिसीमन बना, उसने कुछ आपके यहाँ के जो
विधानसभा क्षेत्र हैं उनका कुछ समीकरण बिगाड़ दिया। अब अगर हम यो देखें तो अब ये लगता है कि जैसे आर नगर में ब्राह्मण फैक्टर हो गया है, कैंट में वैश्य फैक्टर हो गया है, और निश्चित रूप से जो वहाँ पर है सीसामऊ वो ब्राह्मण है फैक्टर, लेकिन ब्राह्मणों में भी अब एक सुखवाहट शुरू हो गई है। लोग कहने लगे अरे भाई खाटी के ब्राह्मण हो, कानकुब्ज ब्राह्मण हो, ये कनौजियों का शहर है, इस पर भी बात चर्चा शुरू हो गई। इस पर मैं जानना चाहता हूँ कि आप बताइए क्या कहना है। देखिए, हमारी पार्टी में इस तरह से कोई विचार नहीं होता है जी। हमारी पार्टी में कार्यकर्ता की योग्यता और कार्यकर्ता की पार्टी के प्रति निष्ठा के ऊपर आधार पर हमारे यहाँ टिकट का वितरण होता है जी। इसलिए हमारे यहाँ इन सब बातों को, हमारे यहाँ तो छावनी से ठाकुर प्रत्याशी लड़ता रहा। हाँ, तो आर नगर में अब उसीलिए तो कहते हैं हारने के कारण नहीं, ऐसा नहीं, हम जीते भी है ना। इसीलिए कहा जा रहा जबकि वहाँ बहस रहा है। हम 3 बार जीते तो हम भी तो व्यस्त थे। हाँ, तो ऐसा थोड़ी है। मैं कह रहा हूँ नया परसीमन जो अभी जिसमें आपके साथ नहीं, नया परसीमन कोई अभी कोई पटरी आ गई, अभी कोई नया परसीमन पुरवा हो गया, जिससे आप पिछला चुनाव भी लड़े थे इसके पहले। नहीं, हम 12 का चुनाव भी, हम 12 का चुनाव इसी नए परसीमन से जीते थे। वही कह रहा हूँ। तो उसमें जो फैक्टर्स आए और उसी ब्राह्मण जो है फैक्टर्स का जो है सपा ने फायदा उठा लिया था ये पिछले चुनाव में। देखिए, परसीमन से और इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारा कुछ डिपेंड ये करता है कि आपके मतदाता की सोच कैसी है जी। और हमारे जो प्रत्याशी खड़े होते हैं वो समाज को किस तरह के आश्वासन देके उनको भ्रमित और दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं जी। जो समझदार मतदाता होता वो इन झांसों में नहीं आते हैं, लेकिन भोला वाला मतदाता इन बातों में आ जाता है और फिर जब वो गलती कर बैठता है तो फिर उसे अपनी गलती का एहसास होता है। तो ये सब ऐसी बातें हैं कि जिनको लोगों को अब एहसास 4.5 साल में हो गया है। अब हमारी कानपुर की जनता विकास चाहती है, वो किसी जातवादी व्यवस्था में फंसना नहीं चाहती है, क्योंकि वो जातवादी व्यवस्था में फंस के देख चुकी है, अपना नुकसान कर चुकी है। ये बात आप कुछ भी कहें, लेकिन ये बात तो आप लोग मंच से भी स्वीकार करते हैं। अभी आपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, बोले 3 ओबीसी, 3 दलित, 1 ब्राह्मण, और हमने सबको, तो आप भी तो जातीय, देखिए वो तो हमारा, तो आप कर तो वही रहे। तो अगर समाज में हम आपसे पूछ लेते हैं तो आप कहते हैं हमारी पार्टी नहीं, हमने उसमें ब्राह्मण भी बनाया है, वही तो कह रहे हैं, 1 ब्राह्मण भी बनाया हमने, और ओबीसी और एससी अगर हमने बनाए हैं तो समाज में एक बात तो माननी पड़ेगी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो हमें रिप्रेजेंटेशन तो सबको देना ही पड़ेगा। हम तो सबका साथ, सबके विकास में विश्वास करते हैं। कोई भी जाति, धर्म, वर्ग ऐसा ना रह जाए जो पिछड़ा रह जाए। हम तो सबको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। उनके प्रतिनिधि को भी हमने आगे, उनके समाज को भी कुछ स्वाभिमान का भाव जगे, उनको भी लगे कि सरकार हमारे बारे में सोच रही है, और हम उनको चाहते कि जो हमारे मंत्री बने हैं वो जाके समाज में काम करें और ऐसे पिछड़े लोगों को, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों को कुछ साहस देने का काम करें। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार आप निश्चित रूप से संज्ञान में होगा आपके कि जो आर नगर से जो नए दावेदार आ गए हैं उनमें ब्राह्मण आ गए हैं, और अगर कैंट से देखा जाए तो वैश्य आ गए हैं बहुत तेजी के साथ में, और वो अपनी आंकड़े भी दे रहे हैं। और इसी तरीके से सीसामऊ में ये माना जा रहा है कि कोई कानकुब्ज ब्राह्मण होगा तो ज़्यादा लाभ होगा। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारी पार्टी में इन आधारों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा जी। हमारी पार्टी में तो कार्यकर्ता की अब तक की परफॉर्मेंस, पार्टी के प्रति उसकी निष्ठा, इस पर विचार करते हुए, और उसकी सार्वजनिक छवि कैसी है, हम इस पर विचार करते हुए अपने टिकट का वितरण करेंगे। हमारी पार्टी कमान, हाईकमान इसी बातों को आधार बनाएगी। माने कि वैसे ये तो आप मानते हैं कि जो नए दावेदारों में मैंने बताया कि जैसे ब्राह्मण आ गए हैं अच्छी संख्या में और प्रभावशाली लोग आ गए, इसी तरीके से कैंट में वैश्य समाज के बहुत तेजी, क्योंकि उनका वहाँ पर है, तो ये तो सही बात है भाई। देखिए, लोकतंत्र में टिकट मांगने का सबको अधिकार है जी, और हमारी पार्टी में कोई किसी तरह का वो तो है नहीं कि एक ही जात के लोगों को मिलेगा, एक ही परिवार के परिचित लोगों को मिलेगा। हमारे यहाँ तो जो छोटा से छोटा कार्यकर्ता होगा वो भी पा सकता है टिकट, इसलिए इसमें ऐसी कोई बात नहीं। और ये तो मान ही रहे कि हाँ दावेदार हैं। हाँ, दावेदार तो होने चाहिए, सब जातियों के लोग दावेदार हैं जी। अब के लोग कह रहे हैं कि जो
150 नए चेहरे आने वाले हैं, उसमें कानपुर के भी कुछ टिकट कटने जा रहे हैं बहुत तेजी के साथ में। अब ये पार्टी हाईकमान का निर्णय, हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, हमारी उसमें भाग दर्दी नहीं है। अरे आप तो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आप तो रणनीतिकार हैं, आप तो सारी परिस्थितियों को जानते हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम छोटे कार्यकर्ता हैं? ऐसा अभी कोई पार्टी ने तय नहीं किया कि किसी का कोई टिकट कटना है या कुछ होना है। हम परफॉर्मेंस के आधार पर ये सारा निर्णय करेंगे, अच्छी छवि के लोगों को हम टिकट देने का काम करेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, हम अपने कानपुर की तो चिंता हमको करनी होगी। कानपुर में मैं नाम वाम नहीं लेना चाहता हूँ, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी छवि का प्रतिकूल आपको प्रभाव दिख रहा है? नहीं, कानपुर में सब अच्छी छवि के लोग हैं, किसी पे कोई प्रतिकूल नहीं है। तो ये मान के चले सबको हो सकता है, या जो लोग, कुछ लोग ये भी हो सकते हैं जो अपने आप कहते हैं कि साहब हम इस बार चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं, जैसे हम ही कह रहे हैं कि हम इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं, वो और जो लोग हैं वो वापस हो वो भी कह सकते हैं कि अपना कुछ कर सकते हैं, आप अपनी स्वेच्छा व्यक्त कर सकते हैं। जैसे एक दो लोगों ने कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा, कानपुर के लोगों ने कहा? हाँ, कहा कि तो ये कौन से क्षेत्र, नगर के ही होंगे? तो हाँ, नगर है, आउटर है जी, आउटर है। वहाँ के लोगों ने मना कर दिया कि हम नहीं लड़ेंगे। उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि अब हमारी काफी उम्र हो गई, हम नहीं लड़ेंगे। तो क्या वो अपने पुत्र को चाहते हैं? अब ये भाजपा में पुत्र और पत्नी और इनको सबको टिकट नहीं मिलता, भाजपा में योग्यता के आधार पर टिकट। नहीं भाई, योग्यता की बात है तो योग्य है। अगर उनका पुत्र योग्य होगा तो उनके पुत्र को भी टिकट, अगर परिवार के लोग योग्य होंगे, जीतने की क्षमता होगी तो टिकट मिल सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्योंकि यही एक मेन बात होगी। अरे दूसरी चीज सर ये बताइए कि कल जो योगी जी की जो सभा हो रही है, कितनी भीड़ आप लेके जा रहे हैं? सुना आपने तो कहा मैं 15,000 लोगों को लेकर। हाँ, तो हमारी विधानसभा में कार्यक्रम है, तो हम 15,000 कार्यकर्ता अपने और समर्थक लेके जाएंगे जी। हमारे यहाँ से जाएंगे लोग, चूँकि हमारे यहाँ वॉकिंग डिस्टेंस पे आएंगे लोग, और सभा में 50,000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ होगी डीएवी कॉलेज के ग्राउंड पे। अच्छा, कल क्या मुख्यमंत्री इनसे भी मिलेंगे जो मनीष गुप्ता का परिवार है? सुना है अब कि ये देखिए प्रशासनिक काम है, इस पे हमारा कोई अभी नहीं है, अभी आज तक के एजेंडे में कोई ऐसा नहीं है। ये मुख्यमंत्री का कार्यालय निर्णय करेगा, ये पार्टी तय नहीं करती है। ठीक बात है। तो हम आपसे ये अंत में फिर ये जानेंगे, ये जो 3 सीटें हैं इनमें कितनी आप जीतने जा रहे हैं? हम तीनों जीत रहे हैं। तीनों जीत रहे हैं। हम आपके जेएमडी के माध्यम से ये बिल्कुल निश्चित रूप से कह रहे हैं, हम कानपुर शहर की आर नगर, छावनी और सीसामऊ तीनों सीटें भारी बहुमत से जीत रहे हैं, और जीतने के बाद हम आपके इसी टेबल पे आके बैठ के आपको बधाई देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सलील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से आपने अपना आत्मविश्वास, अपना लक्ष्य, अपना उद्देश्य और अपनी बात रखी, हम आपको एक बार फिर धन्यवाद देते हैं। और ये विश्वास रखेंगे कि आप अपने लक्ष्य में जो तीनों सीटें हैं वो पाएंगे, और निश्चित रूप से कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा में नई ऊर्जा का संचार करेंगे। देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। बाय।